नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड की कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। आइए बच्चों, तो अब हम आरोह भाग 2 गद्य खंड का पाठ पहलवान की ढोलक, जो कि एक कहानी है और जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है, उसका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लेखक परिचय देख लेंगे। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च सन 1921 में ओराही हिंगना, बिहार के जिला पूर्णिया, जो कि अब अर्रिया के नाम से जाना जाता है, में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। राजनीति में इन्हें रुचि आने लगी। रेणु जी साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक भी थे। फिर भी वे साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हुए। 11 अप्रैल सन 1977 में पटना में इनका निधन हो गया। हिंदी कथा साहित्य में रेणु जी का प्रमुख स्थान है। इनकी रचनाएं बच्चों इस प्रकार से हैं। मेला आंचल, जो कि एक उपन्यास है, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, जुलूस, ये सभी इनकी उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप, संस्मरण में ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति कथा, ये इनकी रचनाएं थी। इनकी तमाम रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से भी प्रकाशित हैं। बच्चों, रेणु जी की साहित्यिक विशेषताओं पर दृष्टि डाल लीजिए। आइए, फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर वहां के वहां के जीवन और वातावरण का सजीव अंकन किया है। उनकी रचनाओं में आर्थिक अभाव तथा विवशताओं से जूझता समाज यथार्थ के धरातल पर उभर कर सामने आता है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा भोगने लगते हैं। इनकी रचनाओं में अनूठी संवेदनशीलता दिखाई देती है। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु जी की भाषा इस प्रकार की है। रेणु जी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इनकी भाषा में उनके जन्म स्थान से जुड़े आंचलिक शब्दों की बहुलता है। रेणु की भाषा सरल, सहज और मार्मिक है। वाक्य विन्यास सरल, संक्षिप्त और रोचक है। आंचलिक लोकोक्तियों तथा मुहावरों का सम्मिश्रण हुआ है इनकी भाषा में। उनके संवाद पात्रानुकूल, रोचक कथा को गति प्रदान करने वाले हैं। अपनी भाषा शैली में उन्होंने संप्रेषण का ध्यान रखते हुए शैलियों तथा वर्णात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, भावनात्मक, चित्रात्मक आदि शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी लेखन शैली वर्णात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से प्रस्तुत होता था। पात्रों का चरित्र निर्माण काफी तेजी से होता था, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन प्राय के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। इनकी लेखन शैली प्रेमचंद जी से काफी मिलती जुलती थी।
और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। अपनी कृतियों में इन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। अगर आप इनके क्षेत्र से हैं, कोशी जो कि इनका क्षेत्र था, तो ऐसे शब्द जो आप निहायत ही ठेठ या देहाती समझते हैं भी देखने को मिल सकते हैं। आपको इनकी रचनाओं में अनूठी संवेदनशीलता की झलक दिखाई देती है। आइए बच्चों, आज की जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पहलवान की ढोलक। इसका हम सबसे पहले प्रतिपाद्य देख लेते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह एक नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। ये कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन करती है। आइए बच्चों, अब हम पहलवान की ढोलक कहानी जो कि आज का हमारा पाठ है उसका पाठ सारांश देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पाठ सारांश का बिंदु है महामारी की भयावह स्थिति। तो सबसे पहले जब गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह से फैला हुआ था, रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे, इसके अतिरिक्त प्रकाश नाम का कुछ भी नहीं था, क्योंकि रात्रि अमावस की थी। जंगल से गीदड़ व उल्लुओं की डरावनी आवाज वातावरण की निस्तब्धता को यदा कदा भंग कर देती थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ माँ की चित्कार के साथ रोने की आवाजें आ रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। अब आगे का हम दृश्य देखेंगे कहानी का। लुट्टन पहलवान की ढोलक। रात्रि के इस भयावह वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज चट्ट धा दिड़ंग धा, चट्ट धा दिड़ंग धा, अर्थात आजा भिड़ जा, आजा, बीच बीच में चटाक चट्ट धा, चट्ट धा, चटाक चट्ट धा, यानी उठाकर पटक दे। यह आवाज मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित थे। अगला दृश्य लुट्टन का बचपन। बच्चे लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी जब वह 9 वर्ष का था। तब माता पिता की मृत्यु हो गई, अतः उसका लालन पालन उसकी सास ने किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफों का बदला लेने की आकांक्षा ने उसे पहलवान बना दिया। अब वह कुश्ती लड़ने लगा। श्यामनगर का दंगल। कहानी का अगला दृश्य इस प्रकार से है बच्चों। एक बार लुट्टन श्यामनगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह का नाम का पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त की थी। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान की नहीं थी। वह अजीब सी किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपनी अपराजित होने की घोषणा करता था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दी। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाजत मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया।
किंतु लुट्टन ने राजा से कहा, सरकार यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर मारकर ही मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चांद सी खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा ने अनुमति दे दी। बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सी ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित्त करने की कोशिश कर रहा था और दर्शक उत्साहित हो रहे थे। अगला दृश्य, राज दरबार के 15 वर्ष। बच्चों, क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में ही मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता था, यथा जैसे कि आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता, मुख से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थीं। लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों वे भी पहलवान थे। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर बेटे निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुण सिखा दिए। अगला दृश्य, अब कहानी में थोड़ा मोड़ आ जाता है। राजा की मृत्यु हो जाती है। अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली थी, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज्यादा दिन न चल सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही रह गए थे। अगला दृश्य और अंतिम दृश्य है लुट्टन का अंतिम समय। बच्चों, गांव पर एक बार भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई। फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौतें होने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस बनाते। सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते। सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार, पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज संजीवनी की शक्ति भरती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान ने दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान के दोनों बेटे मर जाने के बाद एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब वह एक दिन रात को जब उसकी ढोलक नहीं बोली, तब प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी थी। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु की इच्छा प्रकट की। शिष्यों ने कहा कि गुरु की आखिरी इच्छा क्या थी? गुरु की आखिरी इच्छा थी उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लेटाया जाए, चित्त नहीं। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। ये उनके गुरु की आखिरी इच्छा थी। तो ये कहानी जो हमने विभिन्न दृश्यों के माध्यम से पढ़ी, पहलवान की ढोलक। बच्चों, इसका हमने वाचन किया। आइए अब हम
इसी कहानी के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों पर दृष्टि डाल लें। सबसे पहले एक गद्यांश जिसका हम वाचन करेंगे, उसी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। इसका पहला प्रश्न है, लेखक किस तरह के मौसम का वर्णन कर रहा है। बच्चों, इस गद्यांश का आपको अर्थ ग्रहण करना है, अर्थात अर्थ समझना है और फिर इसमें जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो इसका उत्तर होगा, लेखक सर्दी के दिनों का वर्णन कर रहा है, अमावस्या की रात है, भयंकर ठंड है तथा चारों तरफ अंधेरा है। अगला प्रश्न है, गांव किससे पीड़ित है, जिसका उत्तर है गांव हैजे व मलेरिया की बीमारी से पीड़ित है। अगला प्रश्न, गांव किसके समान कांप रहा है, जिसका उत्तर है गांव मलेरिया व हैजे से पीड़ित है तथा वह भयभीत शिशु की तरह थरथर कांप रहा है। अगला प्रश्न, गद्यांश के आधार पर गांव की आर्थिक दशा का वर्णन कीजिए। बच्चों, इसमें हम लिखेंगे, गद्यांश से ज्ञात होता है कि गांव की आर्थिक दशा दयनीय थी। घर के नाम पर टूटी फूटी झोपड़ियां थी जिनमें खुशी का नामो निशान तक नहीं था। तो बच्चों, ये हमने एक गद्यांश पढ़कर उसके प्रश्न समझे। अब एक और मैं जो आपको गद्यांश पढ़कर सुना रही हूँ उसका आपको स्वयं उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य भी है। तो गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, दुकानदारों को चूहल करने की सूझती, हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ ढेर से, और बैठ जाता। तो बच्चों, ये आपने गद्यांश जो पढ़ा है इसका अर्थ समझकर आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो आपको प्रश्न पटल पर दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न, मेले में लुट्टनसी क्या पहनता था। दूसरा, दुकानदार उसके साथ क्या करते थे। तीसरा, हलवाई उसे क्यों बुलाता था। और चौथा, हलवाड़ के बुलाने पर लुट्टन की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो इनके उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प हमें चुनना है। प्रश्न है, लुट्टन पहलवान के गांव में कौन सी बीमारियां फैल गई। तो 4 विकल्प इसके आपके सम्मुख हैं। पहला हैजा, दूसरा मलेरिया, तीसरा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोनों बीमारियां, हैजा और मलेरिया फैल गई थी गांव में। दूसरा प्रश्न है, लुट्टन कितने वर्ष की आयु में अनाथ हो गया था। तो 4 विकल्प हैं, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। इसका सही उत्तर है बच्चों 9 वर्ष की आयु में लुट्टन अनाथ हो गया था। अगला प्रश्न है, शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। जिसके भी 4 विकल्प हैं, अफसल खां, चांद सिंह, काले खां, अब्दुल खां। तो इसका सही उत्तर है शेर सिंह के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। अगला प्रश्न, पंजाबी जमायत किसके पक्ष में थी। इसके 4 विकल्प हैं, लुट्टन के, काले खां के, चांद सिंह के और अब्दुल खां के। जिसका सही उत्तर है चांद सिंह के पक्ष में पंजाबी जमायत थी। अगला प्रश्न, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहां के दंगल में हराया था। तो इसमें 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, जामनगर, सूरजनगर, श्यामनगर और नामनगर। तो इसका सही उत्तर है श्यामनगर के दंगल में उसको हराया था। अब कुछ रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न आपके समक्ष पटल पर दिखाई दे रहे होंगे, उनको भी हम कर लेते हैं। लुट्टन का पालन पोषण रिक्त स्थान ने किया। तो लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था। क्योंकि उसकी बचपन में ही उसकी शादी हो गई थी तो उसकी सास ने ही उसको पाल पोस के उसको बड़ा किया था। राजा साहब का नाम रिक्त स्थान था। राजा साहब का नाम श्यामानंद था। लुट्टन
के कितने पुत्र थे? 2 कि 3? तो लुट्टन के 2 पुत्र थे। दंगल का स्थान रिक्त स्थान की रेस ने ले लिया था। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया था। रात्रि की भीषणता को पहलवान की रिक्त स्थान ललकारती है। तो रात्रि की भीषणता को पहलवान की ढोलक ललकारती है। अब कुछ सत्य असत्य संबंधी प्रश्न है। इन कथनों के उत्तर हमें देने हैं। पहला कथन है, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो इसमें हम सत्य लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ढोलक की आवाज गांव में संजीवनी का काम करती थी। इसके भी 2 आपके विकल्प हैं, सत्य और असत्य। तो इसका उत्तर होगा सत्य। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे पहलवान से कुश्ती सीखते थे। तो ये असत्य कथन है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना पहलवान की ढोलक एक प्रतिनिधि कहानी है। यह बिल्कुल सत्य कथन है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बच्चों, पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, राजपुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध क्यों कर रहे थे? जिसका उत्तर है, राजपुरोहित और मैनेजर लुट्टन का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि लुट्टन क्षत्रिय नहीं था। दूसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी मुख्य रूप से किसका वर्णन करती है? तो लुट्टन पहलवान की जिजीविषा और हिम्मत का वर्णन इस कहानी में मुख्य रूप से किया गया है। आंचलिक उपन्यास मेला आंचल किस सन में प्रकाशित हुआ? आंचलिक उपन्यास मेला आंचल सन 1954 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, लुट्टन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती लड़ी? तो लुट्टन ने राजा साहब की अनुमति पाकर चांद से कुश्ती लड़ी। चांद एक पहलवान का नाम था, जैसा कि आपको कहानी में बताया गया है। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी दूरी तक फैलाकर चलने लगा था? तो इसका सही उत्तर है, लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को 45 डिग्री दूरी पर फैलाकर चलने लगा था। पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत है बच्चों, जिसमें पहला प्रश्न है, लुट्टन कौन था? उसका नाम क्यों फैला था? लुट्टन के माँ बाप उस समय मर गए थे जब वह 9 वर्ष का था और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। उसने चांद सिंह जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर राज पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया था। तो लुट्टन एक पहलवान था, इस कारण ही उसका नाम फैल गया था। दूसरा प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज से लुट्टन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जिसका उत्तर होगा, ढोल बजते ही लुट्टन की रगों में खून दौड़ने लगता था। उसे हर थाप में नए दांव पेच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज उसे साहस प्रदान करती थी, इस वजह से ही वो दंगल भी जीत जाता था। अगला प्रश्न, ढोलक की आवाज आज पूरे गांव पर क्या असर होता था? हम पुनः पढ़ेंगे, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? जिसका उत्तर है, महामारी से ग्रामीणों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह आवाज बूढ़े, बच्चों व जवानों की आंखों के आगे दंगल का दृश्य बना देती थी। अगला प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता था? जिसका उत्तर है, महामारी ने सारे गांव को बुरी तरह प्रभावित किया था। लोग सूर्यास्त होते ही अपने मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर जाते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। सूर्यास्त होते ही सारे गांव में मातम का वातावरण छा जाता था। अगला प्रश्न है, लुट्टन पहलवान की अंतिम इच्छा क्या थी? जिसका उत्तर है, पहलवान की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद उसे चिता पर पेट के बल लेटाया जाए, क्योंकि वह जीवन में कभी चित नहीं हुआ था, अर्थात हारा नहीं था, हमेशा वह विजयी रहा था। इसके अलावा चिता सुलगाने के समय ढोलक बजाया जाए, यही उसकी अंतिम इच्छा थी। बच्चों, कुछ आपके पटल पर जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं वो अभ्यास प्रश्न है, जिसमें से सिर्फ मैं आपको पहला प्रश्न पढ़ के और उसका उत्तर समझाऊंगी। आगे के आपको प्रश्न स्वयं
अपने गृह कार्य के रूप में करने हैं। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं? उन्हें शब्द दीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, कुश्ती के समय जब ढोल बजती थी तो लुट्टन की रगों में अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। उसका खून हर थाप पर उबलने लगता था। उसे ढोल की थाप प्रेरणा देती थी। उनके दांव पेचों में अचानक फुर्ती और गति बढ़ जाती थी। पाठ में कई ध्वन्यात्मक शब्दों का उल्लेख भी कहानीकार ने किया है। ये शब्द हमारे मन को रंजित करते हैं, साथ ही हमें ये प्रेरणा भी देते प्रतीत होते हैं। इन शब्दों से मन में कुछ करने की लालसा जोर मारने लगती है। परोक्ष रूप से ये शब्द शक्ति देते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न जिसका उत्तर मेरे द्वारा आपको समझाया गया है, इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और कुछ अन्य प्रश्न जो कि इस प्रकार हैं, उन्हें आपको स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसके उत्तर कहानी को समझकर, पढ़कर और उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तीसरा प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? इसी का एक और प्रश्न दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। वह इस प्रकार है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि लुट्टन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता था। तो ये दोनों रूपों में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इससे बिल्कुल भ्रमित ना हो। अगला प्रश्न, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? तो ये प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। इन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए इनका अध्ययन करना है। धन्यवाद।